हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। और फिज़िक्स का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10th में भी जिक्र है और क्लास 11th फर्स्ट ईयर में भी आपका ये टॉपिक शामिल है। तो हम जो है वो इस पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरफ। इससे पहले आपने ये भी जानते होंगे, उम्मीद करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आपने पढ़ा था कि भाई लाइट जब एक मीडियम से निकल के या एक मीडियम से जाके टकराती है, किसी दूसरे मीडियम से जाके टकरा के जब वापस हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। वहाँ पर बाउंस बैक हो जाना, मुड़ जाना, यानी वापस आ जाना। ठीक है, मुड़ जाना नहीं मगर कह सकते हैं उर्दू में, वापस आ जाना, बाउंस बैक हो जाना, स्ट्राइक होके वापस आ जाना। जिस तरह कोई बॉल जो है आपकी दीवार से मारते तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, लाइट जो है वो क्यों आपकी बेंड हो जाती है, वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर आपका अगर कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, it bends. This bending of light is called refraction of light। ठीक है, तो लाइट जो है वो एक मीडियम से गुजर के दूसरी मीडियम में दाखिल हो रही है तो बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये बेंड क्यों हो जाती, क्या वजह है कि लाइट जो है वो, हमने तो ये पढ़ा है कि वो उसका जब ट्रेवल करती है लाइट वो आपका स्ट्रेट लाइन में करती है, तो बेंड क्यों हो जाता है। ठीक है ना, तो उसकी वजह है ऑप्टिकल डेंसिटी। ड्यू टू डिफरेंट optical densities of the different medium। शायद आप अब समझ में आ रहा है कि भाई हर मीडियम की डेंसिटी जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ पर लफ्ज़ है ऑप्टिकल डेंसिटी, जो है वो हर मीडियम की अलग अलग होती है, यानी किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। सही है, तो जिसको हम कम कहते हैं, अगर आपकी लेस डेंसिटी है, लेस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कहते हैं रेयरर मीडियम, और आपका ज़्यादा डेंसर होता है, मोर डेंसर होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें जिक्र होगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वजह क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी।
एक मीडियम की डेंसिटी कम होगी तो एज़ कम्पेयर टू दूसरी मीडियम जो ज़्यादा होगी, तो लाइट इस हालत में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सही है। यानी अब यहाँ पर ये भी एक सवाल आता है कि लाइट क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसका जो है वो डायरेक्शन, अब देखिए मीडियम का मुड़ जाना, बेंड हो जाना मतलब होता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बेंडिंग मीन्स चेंज इन डायरेक्शन। ये भी आप सवाल ध्यान में रखें पॉइंट। बेंडिंग का मतलब होता है ज़ाहिर है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक है, लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे मुड़ गई। लाइट ऐसे आ रही थी, अब आपका ऐसे मुड़ गई। तो अब यहाँ पर देखें, लाइट को जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि लाइट का जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। लाइट का रास्ता क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधे रास्ते सफ़र करती है, सीधी लाइन में सफ़र करती है, स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है। मगर हम देखते हैं जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम, आप जैसे कोई पेंसिल उठा के पानी भरे हुए गिलास में डाल दें तो जो इमेज नज़र आएगा आपका पेंसिल का जो इमेज नज़र आएगा वो आपको मुड़ा हुआ नज़र आएगा। या कोई आप सीधी कोई छड़ी उठा के पानी में डाल दें तो वो छड़ी यानी जो कैन है उसका जो अक्स है, इमेज है, वो आपको टेढ़ा नज़र आएगा, यानी वाटर की सरफेस से ऊपर वाला यानी इस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि भाई ये आपका पानी से भरा हुआ एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ये आपने एक सीधा ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पर जब जाएगा तो इसको होना क्या चाहिए था, सीधा ऐसे ही होना चाहिए था, मगर ये आपका थोड़ा मुड़ा हुआ नज़र आएगा। अब होना कैसे चाहिए था, इसको बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए था ऐसे, मगर ये थोड़ा आपको मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ से ऊपर जो है वो क्या है, एयर है, और नीचे क्या है, वाटर है, पानी। तो ये डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है। अब रेयरर क्यों है, मैंने पहले बता दिया, इसकी हवा एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो डेंसर मीडियम है, यानी वाटर है, यहाँ पर गिलास है, इस तरह के जो मीडियम है वो एयर से जो है वो ज़्यादा डेंसर होते हैं ऑप्टिकली, तो वहाँ पर जो है वो बेंड हो जाती है। चलें, अब वो कैसे बेंड होती है वो भी हम बता रहे हैं। अभी सिंपली आप देखें कि यहाँ पर क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। वजह क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटीज़ ऑफ दी डिफरेंट आपके जो हैं वो मीडियम हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुड़ जाना, बेंड हो जाने का मतलब है उसका ओरिजिनल जो डायरेक्शन होता है लाइट के रे का, ओरिजिनल जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, डेविएट करता है। क्या करता है, असल रास्ते से हट जाता है, मुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये भी डेफिनेशन बन गई कि जब रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंज इट्स डायरेक्शन। ये भी तो कह सकते हैं ना, बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका चेंज हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि एक्चुअली क्या होता है कि आपका लाइट की स्पीड जो है वो आपका डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा तेज़ फास्टर कहाँ पे होती है, एयर में होती है, यानी रेयरर मीडियम में जो भी एयर या कोई भी जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें लाइट की जो है वो स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। चलें ये भी लिख लें आप, ठीक है जी, ये नोट कर लें। अब यहाँ पर देखें, आपका जो अभी मैंने कहा कि भाई लाइट जो है वो आपका, अच्छा डेफिनेशन
ये पॉइंट्स आ गए आपके। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में लाइट ट्रेवल फास्टर इन रेयरर मीडियम, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। एंड लाइट ट्रेवल्स स्लोअर इन डेंसर मीडियम। सही है जी। तो लाइट जो है वो रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होगी वहाँ पर फास्ट सफ़र करेगी, और आपका लाइट स्लो हो जाएगी जब आपका कोई डेंसर मीडियम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट बेंड इसलिए करती है कि दोनों जो आपके मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसका मतलब है लाइट क्या कर रही है आपकी, अपना डायरेक्शन चेंज करे। वजह क्या है कि उसकी स्पीड या तो पहले से कम हो जाती होगी या ज़्यादा हो जाती होगी, क्योंकि मीडियम आपके डिफरेंट डेंसिटीज़ के हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी के। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही है तो लाइट स्लो हो जाएगी, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही है तो लाइट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज होने का वजह क्या है कि आपका डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। अब इस ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, RI भी लिख सकते हो, या इसका जो सिंबल है वो क्या है, म्यू है, ठीक है जी, म्यू है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक्चुअली आपका ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ये लाइट की जो बेंडिंग है वो इस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर ये एक बात नोट कर लें कि आपका वैक्यूम में या एयर में आपकी लाइट सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो रेयरर मीडियम है। सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम कौन से हैं आपके, वैक्यूम तो मीडियम है ही नहीं। तो जितना लाइट की रफ्तार वैक्यूम है उतनी ही कंसीडर की जाती है एयर में। तो एयर को हम मान लेते हैं सबसे ज़्यादा रेयरर मीडियम है, बाकी जो मीडियम है वो उससे ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो अब हम इन डेंसिटीज़ को कंपेयर करेंगे एयर की ऑप्टिकल डेंसिटीज़ के साथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जो आपका म्यू है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका, म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर। तो अब दो चीज़ें कंपेयर करने जा रहे हैं भाई। सबसे कम से कम जो आपका स्पीड है, सॉरी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी किस में है, एयर में। तो वहाँ पर स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और किसी भी मीडियम में ज़ाहिर वो डेंसर होता है तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी आपकी, कम हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एयर के साथ हो गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, सॉरी आपका स्पीड ऑफ लाइट। ये डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसका मतलब है ये, इस फार्मूले को अगर हम ऐसे लिखें, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सी, और इसको हम क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपका आ गया म्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम। अगर वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो है वो कम है या ज़्यादा है तो आपका म्यू क्या है, कम है, ऐसा ही होगा ना जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो म्यू आपका कम है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर कम है तो म्यू क्या है आपका, ज़्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज़्यादा है। अब आप समझ गए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो ये ऑप्टिकली डेंस होगा, देखें ना, यहाँ पर आपका मीडियम में क्या होता है, एयर के मुकाबले में मीडियम जो है वो दूसरा गिलास हो गया, आपका कोई भी मीडियम आ जाए, डायमंड हो गया, वाटर हो गया, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा है तो उसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और यहाँ पर वेलोसिटी से क्या है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो अगर मैं दो मीडियम उठाऊँ भाई, एक ही वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा नज़र आ रही है तो उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। अगर वेलोसिटी आपकी कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये तय हो गया भाई, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस पर लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। सही है, एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये तय हो गया आपका, सही है जी। अब यहाँ पर ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको समझ में आ गया है तो एक्चुअली क्या है कि ये डिपेंड किस पे करता है, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट शो करेगी कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। जितनी ये कम नज़र आएगी ये आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा डिफाइन कर लिया है कि एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, आपका ऑप्टिकल डेंसिटी है और ये डिपेंड करता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, और वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है आपका किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर म्यू ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, अगर म्यू कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ओके जी, चलें जी। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से देखें तो अगर मीडियम आपका दो तरीके के हो सकते हैं, एक आपका रेयर होगा, दूसरा क्या होगा, डेंसर होगा। तो वहाँ पर आपने ये देखना है कि जो है वो रिफ्रैक्शन किस तरह होती है। ठीक है, चलें जी, इसको नोट कर लिया, मिटा लें। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ दो तस्वीरें बना रहा हूँ आपके सामने। ये एक सेपरेशन हो गया, यानी सरफेस हो गया, यहाँ से लाइट जो है वो ऐसे आपकी आ रही है, इधर इसे टकरा गई तो सामने मीडियम क्या था आपका, ट्रांसपेरेंट था। यहाँ पर आप लेंगे नॉर्मल, क्या ले लेंगे, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो लाइट ने कैसे जाना है, सीधा जाना है। मगर उससे पहले हम बता दें, यहाँ पर ये क्या है, एयर है, और नीचे जो मीडियम है आपका समझ लें वाटर है या गिलास है, कोई भी डेंसर मीडियम है। तो ये आपका बेटा रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, लाइट जो बेंड तो होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आपका लाइट का रे दाखिल हो रहा है, डेंसर मीडियम में दाखिल हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर जो है वो आपका किस तरह दाखिल होगा, ठीक है, किस तरह मुड़ेगा या किस तरफ मुड़ेगा। तो अगर आपका लाइट का रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रहा है तो हमने अभी क्या पढ़ा था, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर स्पीड कम हो रही तो ये मुड़ेगा, पक्का मुड़ेगा, ज़्यादा होगा तब भी मुड़ेगा। मगर यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगा। अब नॉर्मल ये आपका नॉर्मल है, तो ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, देखें जाना कैसे चाहिए था इसको, सीधा, मगर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगा। सही है जी। तो ये इंसिडेंट हो रहा है तो इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसके बारे में बात करते हैं। अभी आपने ये देखना है कि मुड़ किस तरह रहा है। दो तरीके हैं, या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ना चाहिए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ना चाहिए या एंगल। अब यहाँ पर टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों मुड़ा वो भी मैंने बताया। तो लाइट का रे क्या है, टूवर्ड्स दी बेंडिंग टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। वजह क्या है, वजह यह है कि ये रेयर मीडियम से गुजर के फिर आपका डेंसर मीडियम में दाखिल हुआ है, इस वजह से आपका टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंटर्स टू दी डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से देन एंगल ऑफ, सॉरी इस तरह लिख लें आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में ये एंगल बड़ी है, देखो ये एंगल छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ले लेते हैं अगर आपका रे ऑफ लाइट, अब देखें यहाँ से आ रहा है, ये आपका वाटर है, लाइट का रे यहाँ से दाखिल हो रहा है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जा रहा है, और ये नॉर्मल कर दिया हमने इधर। ठीक है, तो ये आपका रे ऑफ लाइट डेंसर से दाखिल हो रहा है किसमें, रेयर मीडियम में। ये एयर है, इसको हम कहते हैं रेयर मीडियम। अब यहाँ पर लाइट का रे क्या होगा भाई, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसर मीडियम है, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये फास्टर बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो लाइट का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ जाएगा। इसको जाना कैसे चाहिए था बेटा, देखो जाना चाहिए था इसको ऐसे, ठीक है, जाना चाहिए था इसको ऐसे सीधा, मगर ये मुड़ जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये मुड़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गई और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गई। इसके बारे में अभी बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में हम। तो यहाँ पर देखें इंसिडेंट एंगल छोटी है और रिफ्रैक्टिव एंगल बड़ी है। तो केस क्या बना, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो लेस देन हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये केस बन गया। इस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटी है, ये छोटी एंगल है, और ये एंगल क्या बन गई आपकी, बड़ी बन जाएगी। कौन से केस में, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल हो रही है इंटर से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो दो केस आपको समझ में आ गए। बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगी, मगर एक आपका टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी। कब होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, जब रे ऑफ लाइट एंटर हो रहा है रेयर टू डेंसर मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया है रेयर टू डेंसर मीडियम, और यहाँ पर क्या लिखा है हमने, ऐसे लाइट जो है वो क्या जा रही है, डेंसर टू रेयर मीडियम। तो जब आपका ज़्यादा कम ऑप्टिकल डेंसिटी से गुजर के जब ज़्यादा डेंसिटी में आएगी तो लाइट बेंड तो करेगी, मगर टूवर्ड्स दी नॉर्मल मुड़ जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर लाइट डेंसर मीडियम से दाखिल हो रही है, इंटर हो रही है रेयर मीडियम में, तो यहाँ पर क्या होगी, रिफ्रैक्शन की एंगल जो है वो बड़ी हो जाएगी इंसिडेंट से। ठीक है, यानी लाइट रे बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। चल नोट कर लें आप ये वाला। अब यहाँ पर वजह क्या है, वजह ये है, देखो वजह ये है कि भाई यहाँ पर आपका इसका जो फॉर एग्जांपल
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो हम कह सकते हैं भाई देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी μ1, या ऐसे के लिख लें μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। टूवर्ड्स नॉर्मल क्यों मुड़ा है, क्योंकि μ2 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू μ1। यहाँ पर आप लिख सकते हो μ1 जो है आपका, या μ2 जो है वो आपका क्या है, लेस देन है μ1 के। तो यहाँ पर ये भी आपको पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पर टूवर्ड्स नॉर्मल जब होता है तो इसका मतलब है कि जो जिस मीडियम में दाखिल हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है आने वाले, यानी इंसिडेंट से ज़्यादा होता है। यहाँ पर जहाँ से जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जहाँ से आ रही है लाइट वो उस डेंसर मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो μ2 इज़ लेस देन μ1 हो गया, सही है जी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो है वो आपका ये हो गया। अब मैं इसी को अगर ऐसे लिख लूँ, देखो यहाँ पर हम लिख लें कि भाई आपका जो अभी फार्मूला बनाया था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें आपका अगर ये दोनों को कंपेयर करें, ठीक है ना, इधर देखें μ1 है, μ1 इज इक्वल होगा C/V1, और यहाँ पर क्या है μ2 इज इक्वल टू C/V2। तो भाई लाइट की स्पीड जो है दोनों जगह चेंज होगी, यहाँ से फास्टर थी और यहाँ पर क्या हो गई, स्लोअर हो गई। C जो है वो आपका एयर में जो है वो सेम रहेगी, ज़ाहिर है यहाँ पर सेम रहेगी, मगर आपका मीडियम में जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, सही है ना। तो ये आपका सिचुएशन भी बन सकता है। मगर यहाँ पर इस हिसाब से देखें अगर, तो यहाँ पर आपका एयर है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्या है, मीडियम है, सही है जी। तो इसको इस हिसाब से देख रहे हैं अभी आगे। अब तो क्या होता है, मगर आपने अगर मैं कहूँ कि एक मीडियम का यहाँ पर देखें μ1 अगर आपका है तो एक मीडियम में, तो उसको वहाँ पर स्पीड क्या होगी, v1 होगी, क्योंकि दोनों में अलग फ़र्क होगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो दोनों में स्पीड का क्या फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल मैं गिलास कहूँ तो उसमें स्पीड अलग होगी, वाटर कहूँ तो उसमें स्पीड अलग होगी, ठीक है। एयर कहूँ तो इस पर स्पीड अलग होगी, गिलास कहूँ तो उस पर स्पीड क्या होगी, अलग होगी, एक में फास्टर होगी, एक में स्लोअर होगी, सही है जी। तो ये आप नोट कर लें। तो अभी आपको समझ में आया कि भाई लाइट का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है, या आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होती है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, अभी हमने पढ़ा कि ये वाला केस जो है और या ये वाला केस है, दोनों में अगर हम कहें कि भाई स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कौन से केस होंगे, ठीक है ना। यानी आपका क्या ऐसा केस है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट पे कोई, यहाँ तो देखो मुड़ गया है तो इसका मतलब है कि आपका क्या हो गया है, बेंडिंग हो गई है। तो ऐसा है कि यहाँ पर बेंडिंग नहीं होती है, चलो वहाँ पर देख लेते हैं, इसको बिठा दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप कि अगर आपका रे ऑफ लाइट जो है, ये है आपका मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम है और ये आपका रेयरर मीडियम है, सही है ना। दोनों में फ़र्क होगा, वो आपको पहले से पता है, और ये क्या होगा, इसका नॉर्मल है। अब अगर रे ऑफ लाइट बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, इस पे पैरेलल आ रहा है, नॉर्मल पे ही आ रहा है, यानी इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, पैरेलल टू द नॉर्मल, यानी बिल्कुल ही नॉर्मल पे आ रहा है, यानी उसकी एंगल क्या बन रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रही है, 0,
यानी एंगल जो बिटवीन नॉर्मल, हमने देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड दी रे, इंसिडेंट रे, उसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ गए, यहाँ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया है, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्या बन रही है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगी 0, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या बनेगी आपकी, 0 बनेगी। सही है जी। तो ये केस है जहाँ पर आप ये कह सकते हो, देखो ये सिंपल है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, 0। यानी देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट। भाई कब नहीं होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए। 0 कब होगी, जब एंगल ऑफ जो रे इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल के ऊपर आ जाए, पैरेलल टू दी नॉर्मल आ जाए। यानी अगर ये 90 का है तो वो भी 90 का हो जाए, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगी वो 0 बनेगी पैरेलल में। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, 0। तो हम कह सकते हैं बेंडिंग हुई ही नहीं। दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर ये μ1 है, ये μ2 है। अगर ऐसा हो जाए कि ये मीडियम और ये मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर आ जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर हो जाए तो भी क्या होगा, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये दो केस हो गए भाई, एक ये हो गया, एक ये केस हो गया। यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। कौन से केसेस हो गए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोई लाइट उसी रास्ते एंटर हो जाएगी सीधी बिल्कुल। और अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, क्योंकि हमें तो पता है, पढ़ा तो ये है ना कि भाई ये बेंडिंग ऑफ लाइट होती है दो अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की वजह से। यानी अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, तो बेंडिंग होगी। अगर हम कहेंगे भाई दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये दो केसेस आपने नोट कर लेने। बेंडिंग ऑफ लाइट कब नहीं होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर हो जाए, या हम ये कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल जो है वो 0 की हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि आपका इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाए किसके, नॉर्मल के, और नॉर्मल पे ही आ जाए तो आपका बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। दूसरा केस है कि दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। चलें, हो गया। चलें अब आते हैं आपका जो है वो, अगर हम कंपेयर करें दो मीडियम का तो भाई वेलोसिटीज़ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो कैसे होगा। अभी देखें हम अभी वही कर रहे हैं कि जो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से चलें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है वो भी बता दिया। अब यहाँ पर जो रेशियोज हैं, अब देखें ना, म्यू की वजह से यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से आपकी वेलोसिटीज चेंज हो रही है। तो हम देखते हैं भाई इनके अगर दोनों रेशियो लें किसके, म्यू का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो लें और वेलोसिटी का रेशियो लें, क्या कैसे बनता है। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं दोबारा, कि अगर आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 तो आपका क्या होगा, C/V1, एक मीडियम हो गया। दूसरा मीडियम है आपके पास, उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, तो ये हो जाएगा C/V2। अब इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो जाहिर है इन दोनों में लाइट की स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। C तो आपका कांस्टेंट है, वो तो चेंज होने से रहा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम देखना चाहें कि भाई यहाँ पर आपका इन दोनों को देखना चाहें तो C के बराबर करके कर दें आप। देखें C बराबर क्या हो जाएगा, देखो भैया C बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखें
V1 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर आपका C किसके बराबर हो जाएगा, μ2V2। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। दो अलग अलग मीडियम के हम इक्वेशन मालूम कर रहे हैं। ये एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है उसकी वेलोसिटी उसमें कितनी हो जाती है, v1 हो जाती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाती है, v2 हो जाती है। अब c क्या है, कांस्टेंट है। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो c बराबर c हो जाएगा और μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2 हो गया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं v1 अपान v2 कर देते हैं और यहाँ पर u देखो v1 को हम इधर ही रखें, v2 को इधर लाए। अब यहाँ पर μ2 को इधर रखेंगे और μ1 को इधर ले आए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई आपका बात क्लियर हो रही है ना, μ2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v2 के, देखे है कि नहीं है कि नहीं है, v1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके आ गया। तो ये इस कंडीशन बन गई आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो अगर अलग अलग मीडियम है तो आपका रेशियो v1 अपान v2 किसके बराबर हो जाता है, μ2 अपान μ1। अब देखें ये एक दूसरे, अगर v1 अपान में लिखा हुआ इधर तो इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बन गया। अच्छा, अब स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ा है कि किसके बराबर है, फार्मूला पढ़ा है ना आपने, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी पढ़ा आप लोगों ने। तो अगर मैं कहूँ कि भाई इसको v1 कर देते, चलो ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब मैं कहूँ v1 इज इक्वल टू एफ लैम्डा 1 हो जाएगा, v2 किसके बराबर हो जाएगा, इसी के हिसाब से देखें तो v लैम्डा 2 हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने देखें, अगर कहें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, अब देखें यहाँ पर एक चीज़, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मीडियम में तब्दील नहीं होगी, ये याद कर ले। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम की डज नॉट चेंज, ठीक है, ड्यू टू मीडियम। ये हो गया, ये कन्फर्म हो गया। वह एफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में दाखिल होगी, जब लाइट इंटर होगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस पे फ़र्क पड़ेगा, आपका वेलोसिटी पे और वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ेगा। यानी आपका वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये बात अभी से नोट कर लो भाई, आगे बहुत काम आने वाली है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले, और किस पे फ़र्क पड़ता है भाई, वेलोसिटी और वेवलेंथ पे फ़र्क पड़ता है। वेवलेंथ और वेलोसिटी डिपेंड करते हैं आपके मीडियम पे। वेलोसिटी और लैम्डा यानी वेवलेंथ डिपेंड करते हैं मीडियम पे। फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पर हो गया कांस्टेंट। चले, अब दोबारा क्या हो जाना है भाई, मैं अभी कर देता हूँ कि भाई अगर मैं कहूँ कि भाई एफ यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, v1 अपान लैम्डा 1, ठीक है। और दूसरा आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एफ इज इक्वल टू v2 अपान लैम्डा 2। सही कर ले। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि भाई इन दोनों को कंपेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँगा तो ये कट जाएंगे, तो ये आपस में हो जाएंगे बराबर। क्या हो जाएंगे, v1 अपान लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 अपान लैम्डा 2। और अब आप v2 को इधर ले आए, v1 अपान v2
इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। तो यहाँ पर देखो V1 अपान V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ठीक है, अब ये वाला सिचुएशन क्या बन जाएगा, V1 अपान V2 μ2 अपान μ1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ये एक अलग सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पर आपके 3 रेशियो आ गए, V1 अपान V2 बराबर है μ2 अपान μ1, या आपका लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 के बराबर है। ये सारी सिचुएशन आपको बहुत काम आएगी आगे जाके कि भाई ये आपके जो है वो रेशियोज जो है वो किस तरह इक्वल है। यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि भाई एफ जो है वो डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, वही रहेगा। यहाँ पर जैसे वेलोसिटी आपकी एक ही मीडियम में सेम रहेगी तो सी कांस्टेंट रहेगा, मगर मीडियम में तब्दील हो जाती है तो सी बराबर तो सी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपका सिचुएशन आ गई क्लियर। ठीक है, ये नोट कर अभी। ठीक है, ये नोट कर ले अभी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें तो अब आपका ये वाला सारा क्लियर हो गया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर 2 लॉज होते हैं भाई, आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे जो होगा लाई ऑन सेम प्लेन। तो अभी आपको मैंने बताया यहाँ ये तो आपका क्या होगा, देखें यहाँ से लाइट एंटर हुई इसके अंदर और जहाँ जाके अंदर मुड़ गई आपकी लाइट, ये नॉर्मल से मुड़ गई। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल, ये तीनों आपके एक ही प्लेन में हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल है कि तीनों जो चीज़ें हैं आपकी एक ही पॉइंट पे आके इकट्ठी हो गई हैं। कौन सी वाली, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और आपका नॉर्मल जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, वो आपका एक ही प्लेन में लाए करेंगे, एक ही जगह पाए जाएंगे, मिलते हुए नज़र आएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा है, अब दूसरा समझने की बात है कि भाई यहाँ पर मैं अगर कहूँ आपसे कि भाई एक ये तस्वीर बन गई, यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया आपका, अब देखें यहाँ पर आपका आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ये आपका रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है तो क्या होगा, लाइट मुड़ जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, दूसरा केस, यानी मीडियम दोनों सेम है मगर एंगल ऑफ, देखें यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मीडियम दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला। आप इसे कह लें भाई एयर है, ये वाटर है, ये मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये एयर है, ये वाटर है, और ये आपका नॉर्मल है। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, पहले से थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ये हो गया आपका R2 हो गया। इसी तरह अगर मैं तीसरा ले रहा हूँ, वही आपका एयर, और तो यहाँ पर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा कर दिया, यहाँ I3 कर दिया, तो ये और मुड़ गया आपका R3 हो गया। तो अब आपका मैंने यहाँ पर गौर ये करना है, मैंने मीडियम चेंज नहीं किए हैं, जहन नशीन कर लो, मैंने मीडियम चेंज नहीं किए। मीडियम आपका एयर और वाटर है, मगर मैं जो इंसिडेंट रे है उसकी एंगलों को चेंज कर रहा हूँ। पहली एंगल
फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 की रखी, 30 की रखी, फिर दूसरी एंगल मैंने 40 की रखी, फिर तीसरी एंगल मैंने रे ऑफ लाइट की जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी मैंने 45 रखी या 50 रखी, यानी 3 मुख्तलिफ इंसिडेंट एंगल रखी, तो हमें लाजमी तौर पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 3 डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जहन में रखना है आप लोगों ने, हमने कोई आपका चेंज नहीं किया है, मीडियम वही है दोनों तीनों तस्वीरों में, मगर सिर्फ और सिर्फ हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया है। तो पहली एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 थी, और तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गई, R1 हो गई। दूसरी में एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 थी, तो यहाँ पर आपका R2 हो गया रिफ्रैक्शन। यहाँ पर I3 था, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या हो गया आपका I3 हो गया। तो ये डिफरेंट है। अब आपका जो ये रूल क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि भाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या कहता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, साइन एंगल ऑफ I1 अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है जी। और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट 2, साइन एंगल ऑफ, ये R1 है, ये R2 है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट I3 अपॉन साइन एंगल ऑफ R3 हमेशा किसके बराबर रहेगा, कांस्टेंट के बराबर रहेगा। यानी ये आप कितने हज़ारों दफ़ा चेंज कर लें, दो मीडियम को लेके आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को हज़ारों दफ़ा प्रैक्टिकली चेंज करते जाएं, चेंज करते जाएं, चेंज करते जाएं, सबका जवाब आखिर में आप रेशो ले लें, सबका रेशो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर देखें फॉर एग्जाम्पल पानी का है तो 1.5 आता है, गिलास का है तो 1.3 आता है, जो भी है, तो हमेशा इसका भी 1.3 आएगा, इसका भी 1.3 आएगा, इसका भी 1.3 आएगा। इसी तरह आप करते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाओ, तो हर दफ़ा आपका 1.3 जो भी आपका जिसका कांस्टेंट होता है ना, अगर 1.5 है तो सबका क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो इस तरह सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ कि भाई साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसको हम इस म्यू से ज़ाहिर कर लें, इससे ज़ाहिर कर लें, इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो आपको उम्मीद करते हैं ये बात भी समझ में आ गई होगी। दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ कह रहा है आपसे कि भाई आपका तीनों जो हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एक ही जगह पे पाए जाएंगे, यानी एक ही प्लेन में पाए जाएंगे, दे लाई ऑन द सेम प्लेन, या इंटरसेक्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे आके। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। यानी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई यहाँ पर अगर मैं एयर और वाटर का ले रहा हूँ, एयर और वाटर का ले रहा हूँ, मैं मीडियम चेंज नहीं कर रहा, मगर मैंने 3 सैंपल आपको दिखाए हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखी, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग रखी, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग बनी, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग बनी, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तीनों रेशो लिए गए, इसका रेशो लिया, इसका रेशो लिया गया, इसका, अगर मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर इसका रेशो 1.5 आया तो इसका रेशो भी 1.5 आएगा, इसका रेशो भी 1.5 आएगा। इसी तरह आप हज़ारों दफ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाएं तो हर दफ़ा आपको जो कांस्टेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, यानी जवाब आपको सेम मिलेगा। इसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। और ये आपका
एक्चुअली आपका रिफ्रैक्ट इंडेक्स भी हम इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स निकालने के लिए ये भी तरीका आप लगा सकते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया कि स्पीड से लेकर भी हम कर सकते हैं। तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 2 लॉज थे, और इस पे जो है हमने आपके जो है वो स्नेल्स लॉ भी बताया आपको, यानी इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, आपका डेफिनेशन क्या है, किस तरह लाइट मुड़ती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों मुड़ती है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब बड़ी होती है कब छोटी होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कब क्या होगी, और लाइट की स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, किस तरह जो है वो आपके लैम्डा चेंज होता है, यानी वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आपको समझाई हैं, और उम्मीद करते हैं आपको जो है वो ये एक छोटी सी हमारी कोशिश जो है वो थोड़ी लंबी होती जा रही है, समझ में आई होगी। और इसके जो ऊपर प्रॉब्लम जो है वो भी मैं आपके जो है वो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिलेटेड जो फार्मूले आपने कर लिए हैं, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी आपको करवाएंगे, ताकि आपका जो प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिस के हिसाब से आप इन फार्मूलों को इस्तेमाल कर सकें, और अच्छे से आप जो है वो इसके जो है मालूमात या उसको कंसीव कर सकें अपने माइंड में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम भी करेंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, बड़ी मेहरबानी। अगर नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो इन चीज़ों को जो है वो अपनी कोशिशों को दूसरे हर एक दोस्त तक पहुंचाना है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को अप्रिशिएट करेंगे। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे हमें एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आते रहेंगे। जो आपके मसाइल हैं आपके सामने जो है उनको हल करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।